मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है क्रिया यानी वर्ब। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना। संस्कृत हिंदी की जननी भाषा है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप धातु है। धातु में ना जोड़कर हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे पढ़, धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बनता है। उठ, ना जोड़ने से उठना। लिख में ना जोड़ने से लिखना। इस प्रकार से जिस शब्द या शब्द समूह द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ रहा है क्रिया शब्द है। रीना खाना बना रही है क्रिया है। मोनू जयपुर चला गया क्रिया है। रोहित फुटबॉल खेलता है, इस वाक्य में खेलता है क्रियापद है। हवा महल जयपुर में है, यह जयपुर में स्थित है क्रिया है। क्रिया के भेद तीन आधार पर होते हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर और तीसरा काल के आधार पर। पहला कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। सकर्म का मतलब कर्म सहित, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो वो सकर्म क्रिया, और अकर्मक यानी बिना कर्म के। तो पहला है सकर्म क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है क्रिया है, इसका प्रभाव पड़ रहा है पत्र कर्म पर। मोहन करता है, पत्र कर्म है, और लिख रहा है क्रिया है, तो इसमें पत्र कर्म है। अनिता अखबार पढ़ रही है क्रिया है। क्या पढ़ रही है? अखबार, तो ये अखबार कर्म है। सकर्म क्रिया के तीन उपभेद होते हैं, यानी सकर्म क्रिया भी तीन प्रकार की होती है। पहला एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का एक कर्म हो उसको एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे मनीष साइकिल चला रहा है क्रिया का एक कर्म है साइकिल। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया होती है, यानी एक कर्म से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, दोनों कर्म द्वारा वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को गणित पढ़ाता है, इस पढ़ाता है क्रिया का कर्म है गणित, लेकिन इससे वाक्य का अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं होता। तो दूसरा कर्म है विद्यार्थी, इसमें दो कर्म है, विद्यार्थी और गणित, तो ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। तीसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया के कर्म के होते हुए भी एक कर्म से अर्थ स्पष्ट नहीं होता, उस कर्म का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे छात्रों ने संजीव को अपना प्रतिनिधि बनाया क्रिया शब्द का कर्म है प्रतिनिधि। संजीव के बिना इसका अर्थ स्पष्ट पूरा नहीं हो रहा, तो संजीव पूरक शब्द है, तो यह अपूर्ण सकर्म क्रिया है प्रतिनिधि, क्योंकि प्रतिनिधि का अर्थ संजीव के साथ मिलने पर ही स्पष्ट होता है। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है अकर्म क्रिया, यानी बिना कर्म के। जिन क्रियाओं का प्रभाव या फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राजा सोती है, राजा करता है, सोती है क्रिया, इसमें कर्म है ही नहीं। बच्चा हंसता है, बच्चा करता है और हंसता है क्रिया है, कर्म नहीं है। गाय बैठी है, गाय करता है और बैठी है क्रिया है, कर्म नहीं है। तो बिना कर्म के जो क्रिया होती है वाक्य में उसको अकर्म क्रिया कहते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद या प्रकार होते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया। वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, यानी एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो वो संयुक्त क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं भिन्न अर्थ वाली भी हो सकती है। संयुक्त क्रिया मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के संयोग से बनती है, और सहायक क्रियाएं भी एक से अधिक हो सकती है। जैसे बस आने पर चले जाना,
आने और चले जाना, दो क्रियाएं हैं इसमें। मेहमान आने पर चाय पिलाओ, आने और पिलाओ दो क्रियाएं हैं, तो ये संयुक्त क्रियाएं हैं। दूसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। इन नाम धातु शब्दों में प्रत्यय लगाकर क्रिया का रूप दिया जाता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाया जाता है। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, इससे प्रत्यय लगाकर हथियाना क्रिया शब्द बन गया। अपना सर्वनाम शब्द है, इसमें प्रत्यय लगाने से अपनाना जो बना वो क्रिया शब्द है। जैसे शर्म से शर्माना, झूठ झुठलाना आदि। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पाठ लिखवाया, तो ये लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। सरपंच ने गांव में सड़क बनवाई, तो ये बनवाई प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरों से काम कराता है। चौथा पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में दो क्रियाएं हो, तो जो क्रिया पहले संपन्न हुई उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। जैसे पढ़ और इसके साथ कर जोड़कर पढ़कर बन गया। वह पढ़कर सोता है, सोता है भी क्रिया है, लेकिन उससे पहले पढ़कर, ये पूर्वकालिक क्रिया है पढ़कर। दीनू नहाकर स्कूल जाता है, तो जाता है भी क्रिया है और नहाकर भी क्रिया है, तो नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। जब दो क्रिया हो तो जो क्रिया पहले संपन्न हुई वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। मोना सोकर उठी है, तो सोकर ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया का तात्कालिक रूप भी होता है, इसमें आते ही शब्द आता है। जैसे बारिश आते ही सब चले गए, चले गए क्रिया है, लेकिन आते ही ये पूर्वकालिक क्रिया का तात्कालिक रूप है। पूर्वकालिक क्रिया अव्यय या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है और इस पर लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा है कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों के लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय के योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रियापद है पढ़, तो कृदंत क्रिया हुई से पढ़ से पढ़ता, पढ़ती, पढ़ना, पढ़कर आदि। लिख क्रिया है, इससे लिखता, लिखती, लिखना, लिखकर, ये कृदंत क्रिया शब्द बने हैं। काल के आधार पर क्रिया के तीन वेद होते हैं, यानी क्रिया जिस काल में संपन्न होने का बोध हो उसके आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो वो भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने खाना खा लिया, रविंद्र विद्यालय चला गया, तो खा लिया, चला गया, ये क्रियाएं भूतकाल में संपन्न हो चुकी, इसलिए भूतकालिक क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान समय में कार्य होने का बोध हो वो वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वासु पढ़ रहा है, ये क्रियाएं वर्तमान में हो रही है। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो वो भविष्यकालिक क्रिया होती है। जैसे दिनेश कल जयपुर जाएगा, हम अगले रविवार को उदयपुर घूमने जाएंगे, ये भविष्यकालिक क्रियाएं हैं।